देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का जो 2014 से लेके 2024 तक शासन रहा, वो तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनको एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नेता के तरह लोगों ने देखा कि भाई ब्रूट मेजॉरिटी के साथ काम करना। और मतलब ऑपोजिशन उनके सामने कोई चांस ही स्टैंड नहीं कर रही, इस तरह से उन्हें देखा गया राजनीति में। हम्म। परंतु 2024 में कारण तो कई हैं, लेकिन बेसिकली जो बीजेपी 2040 सॉरी 240 सीटों पे सर रिड्यूस हो गई, वो एक मैं मानता हूं सर कि एक इस देश की राजनीति में बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय सर राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं बदली कि बीजेपी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता पड़ गई या कांग्रेस को उससे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिल गया। वो राजनीति उस क्षण पे इसलिए बदली बदली सर क्योंकि जनता को उस समय जो एक आत्मचिंतन करने का अवसर मिल गया। जनता को उस समय एक एहसास हुआ कि, और जनता की इंटेंट गलत नहीं थी सर, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी निवेदन कर रहा था कि मोदी जी हर व्यक्ति का चरित्र तो नहीं बदल सकते, तो बीजेपी के भी जो नेतागण होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, वो हर कोई नेता मोदी जी की तरह नहीं होता। उसमें कई इनकॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, घमंडी लोग भी होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो जब 400 पार की बातें होने लगी तो सर कई लोगों को ऐसा लगा कि अरे मोदी जी 400 की बात, मतलब मोदी जी के लिए 400 पार की अगर बात हो रही है तो अपना ये जो घमंडी एमपी है या घमंडी मंत्री है इसको हरवा देते हैं। मोदी जी तो फिर भी 350 पे तो आ ही जाएंगे ना। लेकिन जब वो रिजल्ट्स आ गए सर, और उसके बाद उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं देश में देखी, मैं ऐसा समझता हूं सर कि उन्हें उस वक्त ऐसा आभास हुआ इस बात का कि उन्होंने एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है मोदी जी के नेतृत्व के रूप में, उसको गंवाने के वो कितना करीब आ गए थे। और उसके बाद मैं मानता हूं ऐसा कि जनता ने निर्णय किया कि अ, जिसे कहते हैं ना सर कि आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट और अप्रोप्रिएट टर्म हियर, लेकिन एक सर जिसे कहते हैं कि शत्रुबोध हो जाना कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें हैं, हमारी तरफ भी समस्याएं हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो देश के शत्रु हैं ऑलमोस्ट उनके जो देश के शत्रुओं के साथ खड़े हो जाते हैं, कहीं हम उनको एम्पावर नहीं करते। जो जिसने हमारे देश के लिए पिछले 10-12 वर्ष में इतना इतना अचीव किया है, उसी को हम कहीं वीकेंड नहीं कर दें। और सर मैं मानता हूं कि ये जो मोदी जी की जो हम बाउंस बैक वेव देख रहे हैं ना, सो कॉल्ड, चाहे उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव रहे हो, चाहे हरियाणा में तो माना ही नहीं जा रहा था कि बीजेपी वहां किसी भी हालत में वापस आएगी, बिहार के चुनाव रहे हो, दिल्ली के चुनाव रहे हो, अब जो हमने बंगाल के चुनाव में जिस तरह से 200 पार वहां पे पहुंच गए, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सर। और ये जो रियलाइजेशन है ये सिर्फ जनता में नहीं है सर, इसका आभास जो है ये दूसरी पार्टी के नेताओं को भी हो गया। ये जो हम पार्टियों को जो टूटते हुए देख रहे हैं या उनके इतने बड़े बड़े नेताओं को उनसे छटकते हुए देख रहे हैं ना, उसका भी ये कारण है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें आभास हो चुका है कि जनता का किस तरह का विश्वास है इस व्यक्ति के ऊपर। तो जिस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं, अगली बार हमें जाना है जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों पे वोट मांगने के लिए, इसी नेतृत्व के अगेंस्ट वोट मांगने के लिए। तो अपनी राजनीतिक जमीन जो खिसकते हुए वो देख रहे हैं, उसकी वजह से सर ये पार्टियों में टूट हो रही है। आप को मैं बताऊं, अगर मुझे नहीं पता, मोदी जी जो कई बातें करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है सर, कई बार लोग नोट नहीं करते। लेकिन 2024 में ही इलेक्शंस के कुछ समय बाद ही, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट थोड़ा सा बाद में, मोदी जी ने एक रैली में कहा था, वो क्या है कि जनरली मोदी जी की एक आदत है सर कि वो
बाकी जगहों पे मतलब राजनीतिक बातें नहीं कहते, लेकिन रैलीज में खुलकर कहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी सर कि करीब 6 महीने बाद इस देश में ऐसी प्रतिक्रियाएं शुरू होने वाली हैं जिससे एक राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था सर कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये समझ ही नहीं रही, वो अपने ये समझ ही नहीं रही कि जिस जमीन पे वो खड़े हैं उनके नीचे वो जमीन है ही नहीं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर कि ये जो हम बंगाल में अभी सबसे इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है, या मतलब फॉर दैट मैटर मतलब हरियाणा और दिल्ली का स्पेशली जो इलेक्शन देखें, जहाँ की इस तरह का घमंड हो चुका था कांग्रेस को या अरविंद केजरीवाल को, और यहाँ बंगाल में ममता जी को, कि वो तो इस बात की परिकल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हमें कोई हरा सकता है। नहीं तो इस तरह की कोई बात करता है क्या कि मतलब प्राइम मिनिस्टर या अपने देश की सरकार से मतलब इतनी कन्फ्रंटेशन टाइप की इश्यूज मतलब का एटीट्यूड कोई नहीं रखता सर। मतलब ममता जी तो इस तरह का बिहेव करने लगी थी कि एज इफ शी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अनदर नेशन विद इन द नेशन, कि मतलब हमारे जो सेना है उसको अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए जो जमीन चाहिए थी वो राज्य सरकार की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रोक्योर करके दें, वो वही नहीं कर रही थी सर। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि उन्होंने कुछ समय पहले, जैसा आप बता रहे हैं शायद 6 महीने पहले या उससे पहले, किसी इलेक्शन रैली में ये कहा था कि किस तरह का भूचाल आने वाला है। तो क्या आपका कहना ये है कि उसी समय से ये जो पार्टियों के नेता हैं, उन लोगों ने मतलब प्रधानमंत्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है या कि बीजेपी पार्टी है, उनसे संपर्क करना मालूम आरंभ कर दिया था, जिसकी परिणति आजकल हम देख रहे हैं? क्या ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी? नहीं सर, मैं बताऊं आपको, मेरा कहने का आशय ये था सर कि एक तो अ, राजनीतिक अनुभव हो, या और है ही सर राजनीतिक अनुभव, भाई 25 वर्ष से तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होने का अनुभव, और उसके पहले सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा अनुभव। तो जी, सर मैं मानता हूं कि कम से कम एक आम लोगों ही नहीं, आम राजनीतिज्ञों की तुलना में भी मोदी जी बहुत पहले समझ जाते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। और जी, मैं मानता हूं सर कि, और इसीलिए सर मोदी जी की आप जो चाहे राजनीतिक रणनीति हो चाहे गवर्नेंस की रणनीति हो, मैं मानता हूं सर कि मोदी जी बहुत लॉन्ग टर्म खेलते हैं सर। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, आपको एक इसका उदाहरण थोड़ा सा डिविएट करके एक देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। अभी हुँ, ट्रम्प के साथ जो चल रहा है सर, अ, आपने देखा ही होगा कि हमारे देश के साथ ही नहीं, अन्य देशों के साथ भी जो एक उनका बड़बोलापन सा चला हुआ है, और मतलब एज इफ एकदम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो कल्चर उनने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी के बारे में कुछ बोल देना, किसी देश के बारे में ओछी सी टिप्पणी कर देना, तो ये जो इस तरह की वो चीजें करते जा रहे हैं सर, तो मुझे लगता है सर कि नरेंद्र मोदी जी को अगर आप यदि देखेंगे तो एक जो उन्होंने शुरू में बात कही थी सर, मतलब जब उन्होंने इस देश का नेतृत्व संभाला था, कि ना मैं किसी की सामने अपनी आंख झुका के बात करूंगा और ना उसे मतलब नीचा दिखाऊंगा कभी, या उससे मैं हमेशा आंख मिला के बात करूंगा। तो अभी सर क्या है कि ऐसी स्थिति में भी जब एक कई लोगों की डिमांड है कि ट्रम्प को तो भैया उसी की भाषा में जवाब दे दो टाइप का है ना, लेकिन उसके बाद भी सर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो धैर्य दिखाया हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं सर कि नरेंद्र मोदी जी की जो मतलब एक ग्लोबली जो अब उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है, इससे अन्य देशों के लीडर ने भी इस एटीट्यूड को समझा है, इस एटीट्यूड में रहने का फायदा समझा है, कि भाई ट्रम्प इज अ पासिंग फेज ऑफ दिस एंटायर ग्लोबल हार्मनी। तो यदि अगर मतलब अब ठीक है 2 वर्ष और हैं, हमें किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में रख के और इस फेज को पास करना है और इस समय पे संगठित रहना है ह्यूमैनिटी के भले के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है सर।
तो एक बात जरा जो आपने भी उसको अभी उसकी तरफ इशारा किया है कि ये जो देश के अंदर जो एक आश्चर्य की बात ये है कि कोई लड़के बच्चों की बात नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज के बच्चों की बात नहीं है। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ जिनका बड़ा लंबा अनुभव है, 60-70 के आसपास या उससे अधिक उनकी उम्र हो चुकी है और टिप्पणीकार भी हैं और राजनेता भी हैं और बड़े-बड़े पत्रकार भी हैं। उनका लगातार ये रहता है कि उनको उसी की भाषा में मतलब कि जैसे सड़क छाप जो मतलब लड़के बच्चों की भाषा है कि उसी की भाषा में उसको जवाब दो, जो आपने बिल्कुल कहा कि वो 2 साल के लिए हैं एक आए हैं, अमेरिका की जनता ने चुना है उनको और वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, उनका देश भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसके आफ्टर इफेक्ट सामने है। तो ये जो एक मतलब एक इसको और कोई शब्द नहीं है कि इसको बचकाना व्यवहार ही माना जाता है, मतलब व्हाई दे एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बिहेव इन सच ए मतलब टिट फॉर टैट में वो चाहते हैं कि उनको उसी भाषा में जवाब दें और वो नहीं दे रहे हैं इसलिए कमजोर हैं। मतलब ये नैरेटिव को आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि रोज सुनने को मिलता है ये, आप जानते ही हैं। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा सर, लेकिन एक फिलोसोफर का कोट पढ़ा था मैंने बचपन में, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक मार्क ट्वेन का शायद कोट है। वो कहते हैं कि नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट बिकॉज द इडियट विल फर्स्ट ड्रैग यू टू हिज लेवल एंड देन डिफीट यू। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सर मोदी जी में तो बहुत परिपक्वता है इस कोर्ट को समझने के लिए। हम जैसे आम व्यक्तियों को भी समझ में आ जाता है जब डिबेट्स वगैरह होती हैं और जो गाली गलौज कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि देखिए, अच्छा सर, पहली बात तो ये है सर कि उन्हीं की भाषा में जवाब देना या उनसे डर जाना या उनको सरेंडर कर देना, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर कहाँ सरेंडर किया है भारत ने? उसने टैरिफ लगाए, क्या भारत ने उनकी कोई बात मानी? उन्होंने 10 चीजें सर भारत से करवाने की कोशिश करी, रशिया से ऑयल मत खरीदो, क्या भारत ने खरीदना बंद किया? उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आपको इस ट्रेड के परव्यू में रखना पड़ेगा, भारत ने मना कर दिया। एक बात तो मानी नहीं सर अमेरिका की। तो सरेंडर कहाँ हुआ? तो ये जो सरेंडर होता है सर, ये कोई मतलब बातचीत का नोशनल ड्रामा नहीं होता है। ये भी हमें आंकड़ों में ही देखना पड़ता है, तथ्यों में ही देखना पड़ता है कि अमेरिका जो हमसे चाह रहा था, क्या हमने उस पर गिव इन करा? क्या वो पिछली जो एक वर्ल्ड लीडर्स की वो G20 की बड़ी मीट थी सर, उसमें ट्रंप ने मोदी जी को बोला कि आप भी पधारो, थोड़ा यहाँ तक आ गए हो कनाडा तक, तो अमेरिका भी आ जाओ। मोदी जी ने कह दिया भाई मेरे पहले के कमिटमेंट है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। तो सर मोदी जी अपनी सटल मैसेजिंग करते हैं, अपने तरीके से करते हैं और वो वैसे ही करेंगे सर। और ट्रम्प तो खैर मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, उसमें तो है ही, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है तो, और अमेरिका जैसे नेशन के वो प्रेसिडेंट बन गए उस वेव पे राइड करके, तो ठीक है। लेकिन मोदी जी के सामने सर ही इज नॉट समवन जो कि मतलब मोदी जी का धैर्य तोड़ सकते हैं। मोदी जी का धैर्य तो एक इकोसिस्टम 25 वर्ष तक कोशिश कर रहा है सर, आज भी 2002 की बात कर लेता है, तो वो आज तक नहीं तोड़ पाया, तो ये क्या मतलब 6 महीने में? सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको। मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रम्प की जो बौखलाहट है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप नोटिस करेंगे सर कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर जो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के इवेंट्स और जो इस तरह की हम चीज देखते थे, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो जलवा हुआ करता था ना, अरे लोग जानते ही नहीं थे कि ग्रेट ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, लोग जानते ही नहीं थे। हर जगह अमेरिका के राष्ट्रपति का ही जलवा होता था कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, ये जो कहेगा वही प्रेसिडेंट सेट करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसके पास चले जाता था। बट सच्चाई ये है सर कि 2014 में आने के बाद से विद इन 3 और 4 इयर्स मोदी जी ने जो एक
इंटरनेशनली जो इंडिया की ताकत का प्रदर्शन करने के कारण, विश्व पटल पे भारत को स्टैब्लिश करने के कारण, उनकी स्वयं के नेतृत्व की जो छवि विश्व पटल पे बनी कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में, मतलब हमने देखा ना सर कि कैसे ट्रम्प साइड में खड़ा हुआ था इस G7 में जो अभी 2 दिन पहले हुआ, और मोदी जी से किस तरह बाकी के लीडर्स इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मैं मानता हूं सर कि ट्रम्प के पास बाकी सब कुछ तो है ही, लेकिन भाई वो मोदी जी वाला जो एक जलवा है ना, वो नहीं है ट्रम्प के पास, इसलिए जलवा नहीं है, जे जलवे की जलन है सर बेसिकली। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। और मोदी जी ने गवर्नेंस में और राजनीति में किस तरह के मूलभूत परिवर्तन उनके आने के बाद आए हैं, उस पे आपने कई सारी चीजें बताई, समझाई। तो अब चलते हैं अपने प्रांत की ओर, राजस्थान की ओर। तो राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की बदली हुई परिस्थितियों को हम देखते रहते हैं कि करीब-करीब रोज ही आप विभिन्न प्रकार के जो डिस्कशन है उसमें रहते हैं। तो भजन लाल जी की सरकार जो है बीजेपी की, उसके सामने क्या तो चुनौतियां हैं, और उनकी जो एक इमेज की बात है कि जनता में परसेप्शन क्या है, उसके बारे में आपका क्या आकलन है?